नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 8 क्लास नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 8 क्लास कर सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है विधानसभा और डी ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य के महाधिवक्ता, बी ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसके पास है? वो है राज्य के महाधिवक्ता के पास। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जैसे केंद्र में कौन होता है? केंद्र में होता है आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन होता है? केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। उसी प्रकार राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है भाई, इसको यह अधिकार होता है कि वह विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार इसके पास होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी। आपको इनमें से बताना है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, ए स्टेटमेंट है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसको पावर होती है राज्यपाल को, ये वाली। ठीक है, बी वाला जो स्टेटमेंट है ये है कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है, मतलब उसको इग्नोर कर सकता है अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए में दिया है केवल बी, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है केवल ए, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में है ए और बी दोनों, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने सॉरी भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राजकुमारी अमृत कौर, बी ऑप्शन है आपका पद्मजा नायडू, सी ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन आपका सरला ग्रेवाल। तो आपको बताना है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत में जो राज्यपाल बनी थी पहली किसी राज्य की, वो कौन बनी थी? वो बनी थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। किसकी बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है भाई, ये पहली महिला थी राज्यपाल बनने वाली जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विधान पालिका परिषद, बी ऑप्शन है विधान पालिका समिति, सी ऑप्शन आपका राज्यपाल का कार्यालय और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा होता है भाई उच्च सदन विधान पालिकाओं का? वो होता है आपका विधान परिषद। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जैसे केंद्र में क्या होती है? आपकी संसद होती है। क्या होती है? संसद होती है। संसद 3 बॉडीज से मिलकर बनती है। किस किस से भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपकी एक होती है लोकसभा। क्या होती है? लोकसभा। ठीक है भाई, उसी प्रकार बिल्कुल सेम आपकी राज्य में क्या होती है? विधान पालिका होती है। क्या होती है भाई? विधान पालिका। जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में क्या होती है? विधान पालिका होती है। ये भी 3 बॉडीज से मिलकर बनती है। एक होता है इसमें राज्यपाल, ठीक है भाई, विधान परिषद और विधानसभा।
ठीक है। तो जैसे केंद्र में आपकी संसद होती है, उसी प्रकार राज्य में क्या होती है, विधान परिषद होती है। तो केंद्र में जो राज्यसभा होती है इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको उच्च सदन कहते हैं। उसी प्रकार जो आपकी राज्य में होती है विधान परिषद, इसको भी क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। जो आपकी लोकसभा होती है इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस। उसी प्रकार विधानसभा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका निम्न सदन। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका विधान परिषद। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विधान पालिका परिषद। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका संसद। तो विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो वो संसद के पास है। विधानसभा का सर्जन और उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, वो होता है आपका संसद के पास। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में कौन सा सही है। ए है आपका स्टेटमेंट, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है आपका, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे ठीक। ए में दिया है ए और बी दोनों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी। आपको इनमें से बताना है कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे निम्न के द्वारा समर्थित होना चाहिए। ए है आपका सदन की बहुमत संख्या, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। बी है आपका सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ए में है केवल बी, ये गलत हो जाएगा। बी में है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है केवल ए, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में है ए और बी दोनों, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष और डी ऑप्शन आपका कोई आयु सीमा नहीं। तो विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें विधान परिषद, अगर हम विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें तो कितनी होनी चाहिए भाई, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, मतलब कहां से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी रूस। तो जो भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है वह कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सीनेट, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन आपका हाउस ऑफ लॉर्ड और डी ऑप्शन आपका विधानसभा। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है भाई, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो राज्यसभा है यह भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में है, 80 में है इसका प्रावधान। ठीक है भाई, संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह है आपका आर्टिकल 79 में। जो आपकी लोकसभा है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो है आपका आर्टिकल 81 में। ठीक है भाई, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, निम्न सदन, इसी को ही जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु डैश है। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष,
सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 30 वर्ष। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें तो वो कितना हो जाएगी आपकी? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा। अगर हम राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु के बारे में बात करें कि कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में? ए है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यीय राज्यसभा में मनोनीत करता है, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। बी स्टेटमेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक है। जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए में दिया है केवल ए, तो ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है ए और बी दोनों ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों सही है। सी है केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। डी में है ए और बी दोनों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन आपका लोकसभा और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है आपका लोकसभा के। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संसद में शामिल है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा और डी ऑप्शन आपका विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो संसद में शामिल कौन कौन होता है भाई? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो संसद है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि 3 बॉडीज से मिलकर बनेगी। किस किस से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सच है? मतलब आपको बताना है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पी और क्यू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में। ठीक है, पी है स्टेटमेंट, संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, क्यू स्टेटमेंट है, संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो संसद का ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है। ये जो हमारा ऑप्शन है, न तो पी और न ही क्यू, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों ठीक है। बी वाले ऑप्शन में है पी और क्यू दोनों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है ज्वाइंट सेशन के संबंध में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका अध्यक्ष। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हुकुम सिंह, बी ऑप्शन आपका बलिराम भगत, सी ऑप्शन आपका रवि राय और डी ऑप्शन आपका जीवी मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। ठीक है, आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 530, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 540 और डी ऑप्शन आपका 550। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है आपकी 550। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मीरा कुमार, बी ऑप्शन है सोनिया गांधी, सी ऑप्शन है सुषमा स्वराज और डी ऑप्शन आपका मार्गरेट अल्वा। तो हमें बताना है कि इनमें से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी मीरा कुमार। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय लोकसभा के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रश्नकाल से पहले का समय, बी ऑप्शन आपका सत्र का पहला घंटा, सी ऑप्शन आपका प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, और डी ऑप्शन आपका जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो हमें बताना है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है लोकसभा में। तो वो है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो शून्यकाल का समय होता है लोकसभा में वो क्या होता है भाई आपका 12 से 1 बजे के बीच। ठीक है भाई, जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद का समय होता है ये। ठीक है, 12 से 1 के बीच लोकसभा में शून्यकाल का समय होता है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में जो शून्यकाल का समय होता है वो होता है आपका 11 से 12 का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन आपका मंत्रिमंडल सचिव और डी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, जो कि मंत्रिपरिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 25 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, मतलब भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है आपको बताना है। ए संसद में, बी राज्य सरकार में, सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में और डी स्थानीय शासन में। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है, तो वो संसद में निहित है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में होते हैं, ना संघ सूची में होते हैं और ना ही समवृत्ति सूची में होते हैं। जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो संसद का होता है। जो विषय ना तो आपके राज्य सूची में होते हैं, ना संघ सूची में होते हैं और ना ही समवृत्ति सूची में होते हैं, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, वो संसद को होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। ए स्टेटमेंट है, संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ये संसद को अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बी स्टेटमेंट है आपका, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में दिया है केवल ए, तो ये गलत। बी में दिया है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तो ये भी गलत। सी में दिया है केवल बी, तो ये भी गलत। और डी में दिया है ए और बी दोनों, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।